हम इस सेशन में, वीडियो के इस सेशन में हम सैलरी का रिवीजन करेंगे। हम चाहते हैं कि सैलरी 10 से या 15 मिनट में या जितने भी कम समय में सैलरी कवर हो सके, उसके सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्वेश्चन हम कवर नहीं कर पाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। मैं अभी आपको हैंड रिटन नोट्स दिखाऊंगा समरी के, आपके आईसीआई के मॉड्यूल में भी हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। हमने जो नोट्स बनाए वो भी आईसीआई के मॉड्यूल के थ्रू ही बनाए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको शो करता हूँ। किसी को चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर मुझसे पीडीएफ या उसके जो फोटो हैं वो व्हाट्सएप पर मुझसे मांग सकता है क्लास के। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको, सैलरी हेड में जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी होती है, उसमें 7 चीज़ें होती हैं बेसिकली। उन 7 चीज़ों को टोटल हम करते हैं तो वो सैलरी, ग्रॉस सैलरी बनती है। फिर उसमें से 3 मैक्सिमम डिडक्शन मिलती हैं कुछ खास कंडीशन में, एंटरटेनमेंट अलावेंस, प्रोफेशनल टैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन हर केस में मिलती है मैक्सिमम 50,000 रुपए की, और ये इनकम अंडर द हेड सैलरी आ जाता है। सैलरी के लिए आपको बेसिक सैलरी, डियरनेस अलावेंस, कमीशन, बोनस, ये 4 चीज़ें अगर क्वेश्चन में आ जाए तो बिना कुछ सोचे समझे इनको पूरी तरीके से टैक्सेबल करना है। बट रिटायरमेंट बेनिफिट, बाकी के अलावेंस और परक्यूजिट, उनके बारे में थोड़ा बहुत विचार करना है। हम रिटायरमेंट बेनिफिट में ग्रेचुटी से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ग्रेचुटी अगर किसी को मिलती है रिटायरमेंट पर या डेथ पर मिलेगी तो उसके घर वालों को मिलेगी और वो फिर यहाँ पे नहीं आएगी। मतलब एग्जेम्पशन तो ऐसे ही कैलकुलेट होगी, बट घर वालों के लिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। बट अगर रिटायरमेंट पर एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिलती है और वो एम्प्लॉय, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको मिलने वाला ग्रेचुटी का पैसा एग्जेम्प्ट है। बट वो अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ये देखना है कि वो कवर्ड है अंडर द ग्रेचुटी एक्ट 1972 या फिर कवर्ड नहीं है अंडर द ग्रेचुटी एक्ट 1972। कवर्ड हो या नॉट कवर्ड हो, उसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तीनों में जो सबसे लोअर होगा, लीस्ट होगा, वो एग्जेम्पशन होगा और अमाउंट रिसीव्ड से वो एग्जेम्पशन माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। कवर्ड नॉन कवर्ड में 2 पॉइंट बिल्कुल सेम है। फर्स्ट है अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड, सेकंड है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट और दैट लिमिट इज 20 लाख रुपीस, और थर्ड है हाफ मंथ सैलरी फॉर द नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। बस कवर्ड वाले में हाफ मंथ का मतलब 15/26 है। सैलरी का मीनिंग है बेसिक सैलरी और प्लस डियरनेस अलावेंस। जो लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी और डियरनेस अलावेंस है, जस्ट रिटायरमेंट से पहले बोलेंगे। इसमें कमीशन वगैरह नहीं आएगी कवर्ड वाले में। नॉट कवर्ड वाले में बेसिक सैलरी आएगा, डियरनेस अलावेंस का बस वो पोर्शन आएगा जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है या फॉर द पार्ट ऑफ कंप्यूटिंग सैलरी है, प्लस परसेंटेज वाली कमीशन आएगी। और कवर्ड वाले में आपको लास्ट टाइम की सैलरी लेनी है। नॉट कवर्ड वाले में लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी लेनी है और फिर 10 मंथ्स की सैलरी लेकर उसे 10 से डिवाइड कर एवरेज सैलरी यहाँ पर सैलरी की जगह पर आएगा। लास्ट जो 10 मंथ्स आपको लेने हैं वो 10 मंथ्स होने चाहिए बिफोर दैट मंथ ऑफ रिटायरमेंट। फॉर एग्जांपल, कोई फरवरी 2020 में रिटायर हुआ है तो आपको 10 मंथ जनवरी से काउंट करने, जनवरी से पीछे की तरफ, जनवरी, दिसंबर और पीछे की तरफ अप्रैल तक। ठीक है, तो और इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस लेना है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस में कवर्ड में कंप्लीटेड ईयर के साथ साथ फ्रैक्शंस भी आ जाएगा अगर वो 6 महीने से ज्यादा है। मान लीजिए किसी ने कोई कवर्ड एम्प्लॉय है अंडर द ग्रेचुटी एक्ट और उसने 30 ईयर्स प्लस 7 मंथ्स जॉब की है तो उसको 31 काउंट किया जाएगा। बट 30 ईयर्स 6 मंथ जॉब की है तो उसको 30, यानी कि इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ को कंप्लीट ईयर माना जाएगा जो एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर है। बट जो एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है उनमें कंप्लीट ईयर को ही लिया जाएगा, फ्रैक्शन को इग्नोर कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई एम्प्लॉय कवर्ड नहीं है अंडर द ग्रेचुटी एक्ट तो उसके यहाँ पर 30 ईयर 7 मंथ्स का मतलब भी 30 ईयर है, 30 ईयर 8 मंथ्स का मतलब भी 30 ईयर ही लिया जाएगा। ये कैलकुलेशन का तरीका होगा, आपको नोट्स में भी दिखाया गया है। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा, उसके अंदर पेंशन। पेंशन में बेटे 2 बातें याद रखना। एक, पीरियोडिकल पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के फौरन बाद से, उसको हम अनकम्यूटेड पेंशन कहते हैं। और आप लमसम में सारा पैसा हम अपने एम्प्लॉयर से ले लेते हैं तो उसको हम कम्यूटेड पेंशन कहते हैं। अनकम्यूटेड पेंशन वो पेंशन है जो मंथली आपको मिलेगी, क्वेश्चन में गिवन होगी। अनकम्यूटेड पेंशन हर एक एम्प्लॉय के लिए फुल्ली टैक्सेबल है, वेदर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट है, आपके लिए ये वाला पैसा फुल्ली टैक्सेबल है। बट जो कम्यूटेड पेंशन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए देखना है कि उसको ग्रेचुटी मिली है या ग्रेचुटी नहीं मिली है। ग्रेचुटी मिली है तो एग्जेम्पशन 1/3 मिलती है और ग्रेचुटी नहीं मिली है तो एग्जेम्पशन हाफ मिलती है, 1/2। मगर किस चीज का 1/3 और किस चीज का 1/2? फॉर एग्जाम्पल, आपने 6 लाख रुपए की
कम्यूटेड पेंशन ली है और क्वेश्चन में दिया है कि ये पेंशन आपने 60% के बदले में ली है, यानी कि आपने अपनी टोटल अनकम्यूटेड पेंशन में से 60% पेंशन ही कम्यूट कराई है। तो 6 लाख 60% के इक्वल है, 6 लाख को 60% से डिवाइड कर देंगे, जो आउटकम आएगा 10 लाख रुपए, वो पेंशन वो होती अगर आप पूरी 100% पेंशन अपनी कम्यूट करा लेते। और फिर 10 लाख का या तो 1/3 या 1/2 ये लिया जाएगा एग्जेम्पशन के लिए। और जितनी भी फिर कम्यूट हुई है पेंशन, मान लीजिए 6 लाख हुई है, तो 6 लाख को 60% से डिवाइड करा, ये आ गया दोस्तों 10 लाख रुपीज। 10 लाख का 1/3 आ जाएगा 3,33,333। तो 6 लाख में से 3,33,333 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का 2,66,667 2,66,667 ये टैक्सेबल हो जाएगा और सैलरी में ऐड हो जाएगा। और जो बाकी का 40% अभी भी अनकम्यूट है वो टैक्सेबल होता रहेगा। तीसरा है दोस्तों लीव सैलरी। लीव सैलरी आप जानते हैं, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ लीव्स अलाउ करता है बट वो लीव नहीं लेता है, उसके बदले में भी वो जॉब पर आता रहता है, तो उसको हक बनता है कि वो आखिर में उन छुट्टियों के बदले में पैसा ले ले। छुट्टियों के बदले में जो उसे पैसा मिलता है उसको हम लीव सैलरी कहते हैं। याद रखिएगा, लीव सैलरी का पैसा अगर ड्यूरिंग द जॉब पैसा निकाला जाता है, मतलब आप जॉब कर रहे हैं, आपको पैसे की जरूरत हुई, तो छुट्टियों के बदले में जो ऑफिस गए थे, आप अपनी कंपनी में गए थे, फैक्ट्री में गए थे, उसका पैसा आपने ले लिया, उसे कहते हैं ड्यूरिंग द जॉब पैसा ले लेना। वो फुल्ली टैक्सेबल है, आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट है। बट अगर आप रिटायरमेंट पे लेते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लीव सैलरी का पैसा एग्जेम्प्ट है। अदर्स के लिए आपको 4 पॉइंट बताए गए हैं, चारों में जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट है। नंबर 1 अमाउंट रिसीव्ड, नंबर 2 प्रेस्क्राइब्ड लिमिट बेटे 3 लाख रुपए है यहाँ पर, और नंबर 3 सैलरी लेनी है लास्ट 10 मंथ्स की। लास्ट जो 10 मंथ्स लेने हैं, मंथ ऑफ रिटायरमेंट से पहले वाले 10 महीने नहीं लेने, डेट ऑफ रिटायरमेंट से जो पहले वाले 10 महीने वो लेने हैं। अच्छा, इसमें जो सैलरी का मीनिंग होगा वो बेसिक सैलरी होगा, डियरनेस अलाउंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर होगा। ओके, तो लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी लेनी है। फोर्थ वाले में आपको कैश इक्विवेलेंट लेना है ऑफ अनअवेल्ड लीव सैलरी, यानी कि अनअवेल्ड लीव सैलरी का जो पैसा आपको मिला है। सर अनअवेल्ड लीव सैलरी का तो पैसा सबसे पहले आ गया होगा, ये पैसा तो वो है जो एम्प्लॉयर ने आपको छुट्टियां ना लेने के बदले में दिया है। बट गवर्नमेंट कहती है हमारे हिसाब से अनअवेल्ड लीव ऐसे नहीं निकाली जाएंगी। गवर्नमेंट के हिसाब से कैसे निकाली जाएंगी, मैं आपको एक जल्दी से शॉर्ट एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 40 दिन 40 डेज की लीव से अलाउ करता है एक साल में, और उसने 20 साल के बाद जॉब छोड़ी, तो उसकी टोटल छुट्टियां बनती है 800। बट वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ड्यूरिंग द सर्विस 300 छुट्टियां ले चुका है, तो 800 बनती हैं, 300 ले चुका है, तो बाकी बच गई 500। तो वो 500 छुट्टियां जो उसने नहीं ली हैं उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा, वो तो हो गया अमाउंट रिसीव। बट ये फोर्थ पॉइंट में वो 500 अनअवेल्ड 500 नहीं आएंगी। वहां पर गवर्नमेंट कहती है कि अनअवेल्ड लीव आपने जो निकाली है 40 डेज पर एनम के हिसाब से निकाली है, बट हम जो एग्जामिशन देंगे ज्यादा से ज्यादा 300 के लिए 30 डेज के लिए देंगे पर एनम। यानी कि उसने जॉब करी है 20 साल, 30 दिन की छुट्टियां गवर्नमेंट के हिसाब से बनती हैं और एम्प्लॉयर के हिसाब से बनती है 40, तो 40 एम्प्लॉयर के हिसाब से, लॉ के हिसाब से 30, विच एवर इज लोअर 30 छुट्टी 30 लीव्स को 20 ईयर, जितने साल उसने जॉब किया है, यहाँ पे फ्रैक्शन को इग्नोर करना है, 30 लीव्स को 20 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा 600 डेज। यानी कि इसकी 600 डेज का एंटाइटलमेंट बनता है एज पर द लॉ, जिसमें से ऑलरेडी 300 डेज की लीव ले चुका है, यानी कि अनअवेल्ड लीव एज पर द लॉ यहाँ पे 300 आएगा। और जो सैलरी आपने थर्ड पॉइंट में लास्ट 10 मंथ की निकाली होगी वही सैलरी आप ले लेना, यहाँ पर उसे 10 से डिवाइड करना, एक महीने की सैलरी हो जाएगी, फर्दर 30 से डिवाइड करना, एक दिन की सैलरी हो जाएगी, और फिर जो हमारे जैसे एग्जांपल में अनअवेल्ड लीव 300 आया उससे मल्टीप्लाई कर देना, फोर्थ पॉइंट का अनअवेल्ड लीव सैलरी आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट में इतनी लंबी जो मैंने कैलकुलेशन बताई है ये तभी करनी है, इसको ध्यान से सुनना, जब एम्प्लॉयर 30 से ज्यादा छुट्टियां अलाउ करे। अगर एम्प्लॉयर 30 या उससे कम छुट्टियां अलाउ करता है तो जो क्वेश्चन में अनअवेल्ड लीव दी है डायरेक्ट उससे लेके सैलरी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, फोर्थ है रिटायरमेंट रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। देखिए रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन की एग्जेम्पशन का सेक्शन 10(10)(b) है। अमाउंट रिसीव लिमिट स्पेसिफाई 5 लाख रुपीज है इसमें, ये बिल्कुल ग्रेचुटी की तरह है, जिनको ग्रेचुटी में नहीं आते हैं या वहां नहीं मिलता है तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिल जाता है एज पर फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग ये मिलता है। यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है उसमें हाफ मंथ की सैलरी लेते हैं फॉर द कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। पार्ट तब लेंगे अगर
फ्रैक्शन 6 मंथ से ज्यादा है, यानी कि बिल्कुल जैसे ग्रेचुटी में कवर्ड वाला एम्प्लॉय था वैसे ही लेंगे। 15/26 इंटू में सैलरी इंटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। यहाँ जो सैलरी है, यहाँ पर सैलरी का मतलब है सब कुछ आएगा सैलरी में। दो चीजें यहाँ पर सैलरी में नहीं आएंगी, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड बोनस, ये दो चीजें नहीं आएंगी, बाकी सब कुछ आएगा। सैलरी आएगा, बेसिक सैलरी आएगा, डियरनेस अलावेंस आएगा, कमीशन आएगा, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलावेंस आएंगे। यहाँ पर एक तो नहीं आएगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं आएंगे, परक्यूजिट्स नहीं आएंगे, बाकी सब चीजें आएंगी। और पीएफ कंट्रीब्यूशन और बोनस मैं बता चुका हूं, ये नहीं आएगा। एक होता है 10(10)(c) में हम पढ़ेंगे, 5वां पॉइंट है हमारा वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। इसके अंदर हम दोस्तों देखेंगे, इसमें जो एग्जेम्पशन हमको मिलती है वो अमाउंट रिसीव लिमिट 5 लाख रुपीज तक है मैक्सिमम। और इसमें हम थर्ड पॉइंट के अंदर क्या करते हैं, जो सैलरी होती है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इनटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि जितने साल आपने जॉब की है उसके 3 महीने की सैलरी। फॉर एग्जांपल आपने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने 25 साल जॉब करने के बाद, तो आप सैलरी लेंगे। सैलरी में यहाँ पर आएगा बेसिक सैलरी, डियरनेस अलावेंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस परसेंटेज कमीशन, ये हो गई सैलरी। 1 महीने की सैलरी ले लीजिए जब आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं वो, और इनटू में कितने साल आपने जॉब करी, 25 ईयर, हर ईयर के 3 महीने, तो टोटल मंथ्स बन गए 75 मंथ। सैलरी को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड केस में क्या करना है, इसी सैलरी को जो आपने ए पॉइंट में ली है, उसी सैलरी को जितने साल अभी आपके नॉर्मल रिटायरमेंट में बचे थे, मान लीजिए अभी नॉर्मल रिटायरमेंट में आपके 3 साल बचे हुए हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 साल में 36 मंथ हो गए, 36 मंथ की सैलरी लेंगे। तो यहाँ पर जो सैलरी ली है और यहाँ पर जो अमाउंट आएगा, उन दोनों में जो लोअर अमाउंट होगा वो आपका थर्ड पॉइंट बनेगा। फिर थर्ड जितना अमाउंट रिसीव हुआ और 5 लाख की प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, इन तीनों में जो लीस्ट होगा वो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर अमाउंट रिसीव्ड में से फिर एग्जेम्पशन माइनस कर देंगे, जो बैलेंस बचेगा वो टैक्सेबल अमाउंट होगा और वो टैक्सेबल अमाउंट आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। इसके बाद है जी प्रोविडेंट फंड। बेटे एक बात याद रखना, प्रोविडेंट फंड में 2 लोग कंट्रीब्यूशन देते हैं, एक एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका कुछ नहीं करना है, सैलरी की कंप्यूटेशन में कुछ नहीं करना है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है एसपीएफ में या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तब भी कुछ नहीं करना है, वो नॉट टैक्सेबल है। बट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉयर, तो आपने क्या करना है, जब उसकी सैलरी कंप्यूट करें तो ये देखिए कि वो कंट्रीब्यूशन 12% से ज्यादा तो नहीं है। किस चीज का 12%? बेसिक सैलरी, डियरनेस अलावेंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस परसेंटेज कमीशन। अगर इसके 12% से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है वो आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा। इंटरेस्ट का कुछ नहीं करना है, ना एसपीएफ के केस में ना यूआरपीएफ के केस में। बट आरपीएफ में ये देखना है कि जो इंटरेस्ट मिला है वो 9.5% पर एनएम से ज्यादा तो नहीं है। मान लीजिए आपको 12% इंटरेस्ट मिला है 12,000 रुपए, तो 12,000 12% के इक्वल है। 12,000 को 12% से डिवाइड करना और इनटू में कर देना जितना एक्सेस है। 2.5% एक्सेस है, 12% और 9.5% में जो डिफरेंस होता है वो, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका जो टैक्सेबल इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आ जाएगा, वो सैलरी में ऐड हो जाएगा। ये काम करना है ड्यूरिंग द जॉब। रिटायरमेंट पे क्या करना है, एसपीएफ के पैसे का कुछ नहीं करना। आरपीएफ में क्या करना है, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था उसका कुछ नहीं करना, जो उस पर इंटरेस्ट मिला है वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्स। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट है वो भी टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। सर आरपीएफ के पैसे का क्या करना है, रिटायरमेंट पे कुछ नहीं करना अगर वो 5 साल से ज्यादा में जॉब छोड़ता है या फिर वो रीजन ऐसे हैं उसके साथ जो बियॉन्ड द कंट्रोल है। डिटेल में डिस्कशन में क्लास में बता चुका हूं, वहां पे आप रीजन देख सकते हैं। ये थे रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो हमारी नॉर्मली क्लास में थे, सब मैंने बता दिए हैं और आप इनको नोट भी कर सकते हैं और हमसे इसके नोटिंग भी ले सकते हैं। फिर है उसके बाद अलावेंस। देखिए अलावेंस में 3 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी वो है जिसमें ऑफिशियल नेचर होता है, एम्प्लॉयर का पूरा कंट्रोल होता है, उसमें जनरली 6 अलावेंस होते हैं, कन्वेंस, ट्रांसफर अलावेंस, यूनिफॉर्म, रिसर्च, डेली अलावेंस और हेल्पर अलावेंस। इसमें एग्जेम्पशन मिलेगी जितना पैसा एम्प्लॉय को मिला है वो और जितना पैसा एम्प्लॉय का खर्च हो गया। याद रखिएगा अमाउंट स्पेंट एम्प्लॉय के कहने से नहीं होगा, अमाउंट स्पेंट के लिए एम्प्लॉय को पूरे डॉक्यूमेंट यानी कि लॉग बुक मेंटेन करनी पड़ेगी और उसको सर्टिफाई कराना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर से। अगर ऐसा है तो जितना पैसा सर्टिफाई हो गया है उसे अमाउंट स्पेंट माना जाएगा। फिर अमाउंट रिसीव और अमाउंट स्पेंट में जो लोअर होगा वो एग्जेम्पशन मिलेगा। फर्स्ट केस में 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज आई में, 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज आई में जनरली वो अलावेंस आते हैं जिन पर एम्प्लॉयर का कंट्रोल नहीं है और वो पर्सनल नेचर के होते हैं। जैसे
ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जेम्पशन पहले मिला करती थी, अब बंद हो गई। बट जो डिफरेंटली एबल हैं, जिनको हम हैंडीकैप कहते हैं, जिनके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक मेडिकल बना हुआ है कि भाई ये हैंडीकैप है, चाहे वो 10% हैंडीकैप है या 90% हैंडीकैप है, इट डजेंट मैटर, उनको 3200 पर मंथ तक की एग्जेम्पशन मिलेगी ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। सिर्फ ये मिलेगी हैंडीकैप लोगों को। अच्छा, एक दूसरा हमने एक पढ़ा था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, CEA लिखा है। ये एग्जेम्पशन मिलती है हर किसी को अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रहा है, तो जितना अमाउंट मिला है वो और 100 रुपीज पर मंथ अप टू 2 चाइल्ड, यानी कि 2 बच्चों के लिए एग्जेम्पशन मिलती है 100 रुपए पर मंथ की। तीसरा बच्चे के लिए अगर पैसा मिलेगा तो वो पूरी तरीके से टैक्सेबल है। तीसरे बच्चे की एक्सेप्शन ये है कि सेकंड बर्थ में ट्विंस पैदा हुए हो, इसके लिए आप डिटेल वीडियो देखिएगा या मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। सेकंड है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। हम ये मान के पढ़ा रहे हैं कि आपने जिस टीचर से भी पढ़ा है उन्होंने ये सब पढ़ाया, आपको कोई भी किसी तरीके की क्वेरी और डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है आप बेझिझक बिना अपना नाम बताए मैसेज सेंड करें, आपको जवाब मिल जाएगा। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस में अमाउंट रिसीव देखना है और 300 पर मंथ की एग्जेम्पशन मिलेगी, और ये भी 2 बच्चों के लिए मिलेगी। ट्विंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मैंने पहले बता दिया हैंडीकैप लोगों के लिए है। अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, जो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय हैं जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए जो अलाउंस है उसका 70% और 10,000 पर मंथ की में जो लोअर होता है उसकी एग्जेम्पशन मिलती है। इसके अलावा कुछ और भी अलाउंस हैं जो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किए, आपको रीडिंग के लिए दे दिए हैं। जैसे ट्राइबल एरिया अलाउंस में 200 है, कहीं पे 1000 है, कहीं 800 है, वो अलग है। कुछ अलाउंस ऐसे हैं जो मैं अभी बताना चाहता हूं, जैसे टेलीफोन अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, टिफन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ठीक है, नाइट शिफ्ट अलाउंस, ये पूरी तरीके से टैक्सेबल है जब क्वेश्चन में आ जाए। एक है हाउस रेंट अलाउंस, इसकी एग्जेम्पशन मिलती है सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 13A में। हाउस रेंट अलाउंस में आपको 3 चीजें देखनी है, कितना पैसा एम्प्लॉय को HRA का मिला वो, सैलरी के 10% से रेंट पेड कितना ज्यादा है, यानी कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा देखना है सैलरी का 50 या 40%। 50 या 40 में से एक ही लेंगे, 50 और 40 में से एक लेंगे। 50% सैलरी का तब लेना है जब जहां पर आप रहते हैं किराए पर वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के शहरों में हो। अगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के अलावा किसी 5th सिटी में है तो फिर आपको सैलरी का 40% लेना है। याद रहे यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो बड़ी क्रिटिकल होती है। अगर ड्यूरिंग द ईयर किस 4 कंपोनेंट में बता रहा हूँ, किसी भी एक कंपोनेंट में चेंज आ जाए तो फिर कैलकुलेशन बिल्कुल अलग हो जाती है। जैसे नंबर 1 रेंट पेड, नंबर 2 सैलरी, नंबर 3 लोकेशन ऑफ द हाउस, नंबर 4 HRA। इन चारों में कोई भी अगर एक कंपोनेंट भी ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो जाएगा तो जिस मंथ से चेंज हुआ है वहां से कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। ठीक है, ये थे जी अलावेंस। अब मैं आपको परक्यूसिट बताता हूं। परक्यूसिट के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की जो डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज आई में दी गई है। इसमें यह कहा गया है कि एक एम्प्लॉय तब स्पेसिफाइड होगा जब उसकी जो सैलरी है इन मॉनेटरी टर्म्स वो पूरे साल की 50,000 से ज्यादा हो। नंबर 2 डायरेक्टर हो कंपनी का, या फिर उसके पास 20% या उससे ज्यादा की कंपनी की वोटिंग पावर हो, ऐसा एम्प्लॉय स्पेसिफाइड कहलाता है। जिसके पास 20% वोटिंग पावर होगी या डायरेक्टर होगा कंपनी का, वो टॉप पर होगा। जिसकी सैलरी सिर्फ 50,000 से ज्यादा है वो बॉटम पर होगा। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो बॉटम से लेकर टॉप तक सारे एम्प्लॉय के अंदर आ गए। प्रैक्टिकली आज स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट थियोरिटिकली है और ये आ सकता है। सबसे पहले मुझे एक और चीज क्लियर करनी पड़ेगी, इसमें एक बार बार आएगा रीइंबर्समेंट और एक आएगा परक्यूजिट। याद रहे अगर किसी भी एम्प्लॉय का कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने बियर किया है वो रीइंबर्समेंट है, वो परक्यूजिट नहीं है, वो पूरी तरीके से टैक्सेबल है। वो एक धोखे के रूप में आपके सामने होगा, नाम लगेगा आपको सर्वेंट फैसिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी, बट दैट इज नॉट परक्यूजिट, दैट इज द रीइंबर्समेंट। अभी आप समझ जाएंगे। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सर्वेंट प्रोवाइड कराता है। एक एम्प्लॉयर अपने यहाँ पहले 3 नौकर रखता है, कुक, स्वीपर, वॉचमैन, और कहता है कि आप मिस्टर एक्स के जाइए, आप स्वीपर, वॉचमैन और कुक तीनों जाइए, इनकी सेवा करिए। 1 महीने के बाद बताइए वो सर्वेंट एम्प्लॉय के पास जाएंगे अपनी सैलरी लेने के लिए, एम्प्लॉयर के? आंसर है वो एम्प्लॉयर के पास जाएंगे क्योंकि एम्प्लॉयर ने रखा है। इसको हम कहेंगे परक्यूजिट। अगर यही तीनों नौकर एम्प्लॉय अपने से रख लेता खुद और बाद में पैसे एम्प्लॉयर से ले लेता तो फिर रीइंबर्समेंट कहलाता। याद रखना अगर परक्यूजिट है जिसमें नौकर एम्प्लॉयर भेज रहा है एम्प्लॉय के यहाँ, सर्वेंट एम्प्लॉयर भेज रहा है, यानी कि सर्वेंट भेज रहा है, फैसिलिटी दे रहा है, और तो फिर वो टैक्सेबल है। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल है, यानी कि अगर सर्वेंट फैसिलिटी एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दी जा रही है तो स्पेसिफाइड है एम्प्लॉय अगर आप हैं और आपको सर्वेंट फैसिलिटी एम्प्लॉयर द्वारा दी जा रही है तो ये टैक्सेबल है। बट अगर आप नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं तो सर्वेंट फैसिलिटी टैक्सेबल नहीं है।
बट जब रीइंबर्समेंट का केस आता है जिसमें एम्प्लॉय ने खुद सर्वेंट को हायर किया है, बाद में पैसे ले लेता है, फिर ये नहीं देखा जाएगा आप स्पेसिफाइड या नॉन स्पेसिफाइड, क्योंकि फिर वो परक्यूजिट नहीं है, फिर वो आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, और उस केस में याद रखिएगा ये टैक्सेबल रहेगा परक्यूजिट। फिर ये नहीं देखा जाएगा आप कौन हैं, आप स्पेसिफाइड हैं या नॉन स्पेसिफाइड हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, अगर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर के कनेक्शन अगर एम्प्लॉयर के नाम पर है तो इसको परक्यूजिट कहा जाता है अगर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराए। बट यही कनेक्शन अगर एम्प्लॉय के नाम पर है तो रिइंबर्समेंट कहलाता है अगर बाद में इनके पैसे ले लेता है। रिइंबर्समेंट में ये नहीं देखा जाएगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय या नॉन स्पेसिफाइड है। इन ईच एंड एवरी केस गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की सर्विस फिर टैक्सेबल होगी। बट अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड कराता है अपने नाम से कनेक्शन लेके फिर प्रोवाइड कराता है तो टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। यानी कि अगर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर के कनेक्शन एम्प्लॉयर के नाम पर है तो परक्यूजिट कहलाएगा, और परक्यूजिट अगर ये है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है, नॉन स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल नहीं है। बट अगर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर के कनेक्शन अगर एम्प्लॉय के नाम पर है तो फिर ये परक्यूजिट नहीं है, रीइंबर्समेंट है, फिर आप कोई भी एम्प्लॉय हो आपके हैंड में टैक्सेबल होगा। बट अगर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर जैसे मैंने बताया ये इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयर है इसके कनेक्शन, तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होगा, नॉन स्पेसिफाइड के नहीं होगा। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के अगर हैंड में टैक्सेबल भी होगा तो कितना, फिर हमको ये देखना है टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए कि ये गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एम्प्लॉयर ने अपने सोर्स से प्रोवाइड कराएं। अगर अपनी सोर्स से प्रोवाइड कराएं तो जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है वो टैक्सेबल होगा, और अगर अपनी सोर्स से प्रोवाइड नहीं कराएं, बाहर से खरीद के फिर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराएं तो जितने का परचेज किया है वो टैक्सेबल होगा। थर्ड है चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी। तीन तरह के स्कूल होते हैं, एक एम्प्लॉयर का स्कूल, एक जिससे एम्प्लॉयर का टाई अप हुआ है वो स्कूल, और तीसरा कोई भी स्कूल। अगर एम्प्लॉय के बच्चे एम्प्लॉयर के स्कूल में या जिससे एम्प्लॉयर का एग्रीमेंट हो रखा है उस स्कूल में पढ़ते हैं एम्प्लॉय के बच्चे, 2 बच्चे, तो 1,000 रुपए पर मंथ तक दी जाने वाली फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है। 1,000 के ऊपर वाली फैसिलिटी अगर एम्प्लॉय के बच्चों को दी जाएगी तो टैक्सेबल है। मान लीजिए एम्प्लॉय का बच्चा एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ रहा है और अगर ऐसे ही सिमिलर स्कूल में पढ़ता तो उसकी फीस 1,500 रुपए जाती, 1,000 रुपए एग्जेम्प्ट, 500 रुपए टैक्सेबल है। अच्छा, उसके 3 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 1,500 रुपए फीस जाती है अगर किसी और स्कूल में पढ़ते, बट अब एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ रहे हैं वो, ठीक है। 1,500 में से पहले बच्चे का 1,000 एग्जेम्प्ट, 500 टैक्सेबल, दूसरे बच्चे का 500 टैक्सेबल, तीसरे बच्चे का 1,500 टैक्सेबल। सर क्या किसी केस में तीसरा बच्चा बच सकता है एग्जेम्पशन से, वो टैक्सेबिलिटी से? हाँ, अगर सेकंड और थर्ड बच्चा जो है वो ट्विंस पैदा हुए, एक साथ पैदा हुआ हो सेकंड बर्थ में तो। और सर अगर किसी तीसरी कैटेगरी, अच्छा सर ये जो एग्जाम्पशन है ये जो टैक्सेबिलिटी आपने बताई किसके हैंड में है? ये टैक्सेबिलिटी है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हैंड में। अगर सर एम्प्लॉयर के स्कूल में नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का बच्चा पढ़ता है तो कुछ नहीं देखना, पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। या सर टाई अप वाले स्कूल में नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का बच्चा पढ़ता है, पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है। बट अगर एम्प्लॉय का बच्चा ना एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ता है ना जिससे टाई अप है उसके स्कूल में पढ़ता है, किसी थर्ड स्कूल में पढ़ता है, तो जितनी भी फीस एम्प्लॉयर बियर करेगा यानी कि रीइंबर्स करेगा, फिर आपको ये नहीं देखना है वो स्पेसिफाइड है नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर की जेब से जितना पैसा खर्च होगा एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ाने में पूरा टैक्सेबल होगा, कोई 1,000 रुपए की एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगी। परक्यूजिट नंबर 4 है इंटरेस्ट फ्री लोन। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड कराता है विदाउट एनी कॉस्ट या कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर तो वो टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाती है। 2 जगह टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होती, पहले ये बताता चलूं। अगर लोन पूरे साल में एग्रीगेट 20,000 रुपए या उससे कम का है, और दूसरा अगर लोन स्पेसिफाइड डिसीज के लिए लिया गया है, फिर 20,000 की लिमिट नहीं है, 2 करोड़ का भी लोन हो तो कोई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। अदर नॉर्मल केस में अगर लोन लिया है बीमारी को छोड़कर या 20,000 रुपए से ज्यादा का लोन लिया है, बीमारी के केस में कोई लिमिट नहीं है, अगर 20,000 से ज्यादा का लोन लिया है नॉर्मल केस में और या बीमारी नहीं है और लोन लिया है तो याद रखिएगा फिर टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। जितना लोन का अमाउंट है वो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर के पहले दिन एसबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लेना है इनटू में पीरियड, जितने दिन के लिए आपने लोन लिया है। यहां पर इंटरेस्ट तभी कैलकुलेट होगा किसी पर्टिकुलर मंथ का जब उस पर्टिकुलर मंथ के एंड पर लोन का बैलेंस आउटस्टैंडिंग हो। मान लीजिए आपने 2 अप्रैल को 1 करोड़ रुपए का लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से, बट 28 अप्रैल को उसको रीपे कर दिया, 30 अप्रैल को आउटस्टैंडिंग नहीं है तो उस मंथ का कोई लोन कंप्यूट नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं किया जाएगा। बट आपने 2 अप्रैल को लिया और 3 मई को लौटाया तो 30 अप्रैल को लोन आउटस्टैंडिंग था, अप्रैल मंथ का जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। बट मई में लौटा दिया तो मई का नहीं, यानी कि जिस मंथ के एंड पर बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उस मंथ का इंटरेस्ट एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होगा। कब ऐड नहीं होगा? जब इंटरेस्ट लोन का अमाउंट 20,000 या उससे कम हो या फिर डिसीज के लिए लिया गया हो। इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? एसबीआई के इंटरेस्ट रेट लेना है और सिमिलर लोन का इंटरेस्ट लेना है। मतलब अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से हाउस लोन लिया है तो एसबीआई का जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट था 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर को वो रेट लेना है।
एक एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से बीमारी के इलाज के लिए अपना या अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए इलाज के लिए लोन लिया 1 करोड़ रुपए, इलाज कराया, ठीक है, कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। बट बाद में उसे किसी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसा मिल गया क्योंकि उसने मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा था। अब उसे चाहिए कि फौरन पैसा अपने एम्प्लॉयर को लौटाए। अगर नहीं लौटाता तो जिस मंथ के लास्ट पर ये बैलेंस आउटस्टैंडिंग रहेगा उस मंथ का टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अप्रैल में 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, इलाज कराया, जून में 2 जून को मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया और वो 30 जून तक उसको नहीं लौटाता। अगर लौटा देता है तो फिर तो कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। बट वो पैसा देता है 15 अगस्त को, तो जून और जुलाई दोनों के एंड पर ये लोन आउटस्टैंडिंग है और फिर जो एसबीआई का इंटरेस्ट रेट होगा वो इंटरेस्ट का रेट लगेगा एम्प्लॉय के इंटरेस्ट पर जून और जुलाई पर। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, 2 जून को 80 लाख रुपए मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए, 30 जून तक को 80 लाख रुपए और 31 जुलाई 2 महीने ये लोन आउटस्टैंडिंग रहा, तो 80 लाख रुपीस पर एसबीआई का जो मेडिकल लोन होता है उसका जो भी इंटरेस्ट रेट होगा 5%, 6%, 7%, वो मल्टीप्लाई करके 2 महीने का इंटरेस्ट लगाकर उसकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। फ्री मील्स, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50 रुपए पर मील तक खाना प्रोवाइड कराता है, एक दिन का नहीं है पर मील है, तो एग्जिम्ट है, उससे ऊपर कराएगा तो टैक्सेबल है। यानी कि 60 रुपए का खाना अगर एक बार में खिलाता है तो 10 रुपए टैक्सेबल है। टी एंड स्नैक्स कितने का भी खिलाए टैक्सेबल नहीं है, उस पर 50 रुपए की लिमिट नहीं है। या फिर रिमोट एरिया में या कोई ऑफशोर इंस्टॉलेशन, ऐसी जगह पर जो समुद्र के बीच में जैसे कोई मिनरल्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ऑयल को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ऑयल रिच पर, उस पर कोई लिमिट नहीं है 50 रुपए की। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, अगर क्रेडिट कार्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है जिसको एम्प्लॉयर सर्टिफाई कर देता है तो कुछ भी टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। बट वो अगर पर्सनल पर्पस के लिए इसको यूज करेगा क्रेडिट कार्ड को एम्प्लॉयर के, तो जितना भी एम्प्लॉयर उसका बिल पे करेगा वो सारा का सारा अमाउंट एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होगा। इसी प्रकार से क्लब फैसिलिटी, अगर क्लब फैसिलिटी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बिहाफ पर पर्सनली यूज करता है तो पूरा टैक्सेबल है, ऑफिशियली यूज करता है तो टैक्सेबल नहीं है। तो अगर क्लब फैसिलिटी ऑफिशियली यूज करता है जिसको एम्प्लॉयर सर्टिफाई करता है तो टैक्सेबल नहीं है। उसके अलावा कॉर्पोरेट मेंबरशिप में टैक्सेबल नहीं है, स्पोर्ट्स क्लब और हेल्थ क्लब में टैक्सेबल नहीं है। उसके अलावा अगर वो पर्सनली यूज करता है किसी क्लब फैसिलिटी को तो जितना अमाउंट एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के लिए खर्च हुआ है वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा। उसके अलावा है बेटे गिफ्ट और वाउचर टोकन, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है इन काइंड या वाउचर देता है तो 5,000 रुपए तक एग्जिम्ट है, 5,000 के ऊपर टैक्सेबल है, पूरे साल की लिमिट 5,000 है। बट यही गिफ्ट कैश में दे देता है तो 5,000 की कोई लिमिट नहीं है, सारा का सारा टैक्सेबल है। इसके बाद आता है मूवेबल एसेट। पहले मैं मूवेबल एसेट का यूज बताता हूं, फिर अगर मूवेबल एसेट हमेशा के लिए दे दी जाए एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को तो क्या होगा। यूज का मतलब है सिर्फ दे दी यूज करने के लिए, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं है, सिर्फ यूज करने के लिए दी है। अगर लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करने के लिए एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो टैक्सेबल वैल्यू नील है, कितने भी रुपए का लैपटॉप हो। इसके अलावा कोई भी एसेट लैपटॉप या कंप्यूटर को छोड़कर और कार को छोड़कर, कार का यूज अलग से देखेंगे, तो अगर कोई एसेट देता है एक्सेप्ट कार, जैसे बाइक देता है, टीवी देता है, फ्रिज देता है, वॉशिंग मशीन देता है, और वो चीज एम्प्लॉयर की अपनी खरीदी हुई है, तो चाहे उसने 10 साल पहले खरीदी थी, 5 साल पहले खरीदी, 2 साल पहले, जो भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% पर एनम से। फॉर एग्जांपल एक टीवी, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन 3 साल पहले एक एम्प्लॉयर ने खरीदा था 2 लाख रुपए में, और 3 साल के बाद ये एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे रहा है, तो 2 लाख रुपए का 10% 20,000 रुपए उसकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। बट अगर 6 महीने के लिए दिया है तो 2 लाख का 10% इंटू में 6/12, उतने ही दिन की टैक्सेबिलिटी अराइज होगी जितने दिन के लिए यूज के लिए दिया गया है। बट अगर ये एम्प्लॉयर का अपना नहीं है और किराए पर लेकर दिया है एम्प्लॉयर ने, तो जितना किराया उस बियर करेगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए उतना किराया उसकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। कार के लिए ये रूल नहीं है, कार के लिए अलग से। बट यही एसेट अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हमेशा के लिए दे दे, जिसमें ऑनरशिप ट्रांसफर कर दे टाइटल, उसकी प्रॉपर्टी के कागजात, एसेट्स के कागजात उसको दे दे, मूवेबल एसेट्स के, अगर एक एम्प्लॉयर ऐसा करता है तो याद रखना टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, जितने की एसेट एम्प्लॉयर ने खरीदी थी, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो कार हो या कोई और एसेट हो, जितने की एसेट खरीदी थी उस एसेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी वो एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होगी। बट होता क्या क्या है, कभी कभी अगर मान लीजिए किसी ने कोई कार 1 महीने यूज की और फिर एम्प्लॉय को दे दी, 20 लाख की कार थी, 1 महीने यूज करके एम्प्लॉय को दे दी, एम्प्लॉय के हैंड में पूरा 20 लाख रुपए टैक्सेबल होगा। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने, 11 महीने यूज करके दी तब भी 20 लाख यूज होगा। बट अगर 12 महीने से ज्यादा यूज करके दी और कंप्लीट 1 ईयर हो गया है तो फिर 1 ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। लैपटॉप, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ये डेप्रिसिएशन का रेट 50% है पर एनम। यानी कि अगर कोई लैपटॉप, कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम मान लीजिए 2 साल 3 महीने यूज करके देता है 1 लाख रुपए के, तो 1 लाख का 50%, पहले साल का डेप्रिसिएशन 50,000, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 50,000 का 50% 25,000, तीसरे साल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्योंकि कंप्लीट ईयर नहीं है, और 25,000 उसकी टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी। इसी प्रकार कार हो तो कार में डेप्रिसिएशन का रेट 20% रहेगा। और कार के अलावा और लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अलावा कोई और चीज हो, जैसे फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो,
मोटर बाइक हो, ये चीजें हो, तो याद रखिएगा उसमें 10% डेप्रिसिएशन लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट पर, और लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और कार को छोड़कर बाकी चीजों पर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा, और इन पर WDV यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगेगा। मान लीजिए जैसे अभी हमने लैपटॉप कंप्यूटर के लिए थोड़ी देर पहले 25,000 टैक्सेबल वैल्यू निकाली, 25,000 रुपए एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल है, बट एम्प्लॉयर क्या करता है, इससे एम्प्लॉय से 2,000 रुपए वसूल कर लेता है इनके नाम पर, कहता है 2,000 दे दे और ले जा। तो फिर 25,000 टैक्सेबल नहीं है, 25,000 जो वैल्यू आई है उसमें से 2,000 जो रिकवरी की है उसने एम्प्लॉय से वो माइनस कर दी जाएगी, और ये पॉइंट मैंने हर एक उसके लिए बताया पर यूनिट के लिए, रिकवरी माइनस कर दी जाएगी, 23,000 बाकी का टैक्सेबल होगा। अब है बेटे कार। कार में सबसे पहले 4 बातें याद रखना, कार किसकी है, कार कितने पर्पस के लिए यूज हुई है, कार छोटी है या बड़ी है, और कार के रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंस किसने बियर किए हैं। पहले हम पढ़े कार एम्प्लॉयर की है, और उस कार के ऑफिशियल यूज है जिसको एम्प्लॉयर सर्टिफाई करता है कि हाँ ऑफिशियल यूज हुई है, टैक्सेबल वैल्यू नील, और वो उसका इस्तेमाल अगर सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइवेट पर्पस के लिए हुआ है तो 4 चीजें टैक्सेबल होंगी, कार की डेप्रिसिएशन, कार के रनिंग एक्सपेंस यानी कि पेट्रोल, कार की मेंटेनेंस यानी कि रिपेयर, और अगर ड्राइवर भी दिया है तो उसकी सैलरी भी। इन चारों को जोड़ देंगे, जो भी अमाउंट होएगा वो सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। बट अगर कार एम्प्लॉयर की अपनी नहीं है, किराए पर लेके दी है, फिर डेप्रिसिएशन की जगह जो किराया वो एम्प्लॉय कार का दे रहा है वो आएगा। मान लीजिए कार 10 लाख रुपए की एम्प्लॉयर ने खरीदी 2 साल पहले, एम्प्लॉय को दे दी यूज करने के लिए, और वो पर्सनली यूज करता है एम्प्लॉय, तो 10 लाख का 10% ये डेप्रिसिएशन, जितने का पेट्रोल डलवाता है, अगर डलवाता है तो वो, मेंटेनेंस करवाता है तो वो, और ड्राइवर भी देता है तो उसकी सैलरी, चारों चीजों को जोड़ेंगे। अगर ड्राइवर नहीं दिया तो 3 को जोड़ेंगे, मेंटेनेंस नहीं कराया तो 2 को जोड़ेंगे, मतलब जो जो वो कार पे खर्चा कर रहा है वो सब जोड़ देंगे और आ जाएगा। अगर यही कार उसकी अपनी नहीं है, उसने किराए पर लेके दी है, 20,000 रुपए एनुअली उसने किराए पर लिए, तो 20,000 रुपए आएगा जो एनुअली वो ले रहा है, और उसके अलावा जो मेंटेनेंस पर, रिपेयर पर या रनिंग पर या ड्राइवर पर खर्च कर रहा है वो आएगा, जो भी अमाउंट स्पेंड किया जाएगा एम्प्लॉयर द्वारा। ऑफिशियल में टैक्सेबल नहीं है, प्राइवेट में फुल्ली टैक्सेबल है, जितना भी एम्प्लॉयर का खर्चा होता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एम्प्लॉयर की कार का यूज ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पस के लिए हो, तब ये देखना है कि रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस किसने बियर किए। अगर रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस एम्प्लॉयर बियर कर रहा है तो बड़ी कार के लिए 1,800 रुपए पर मंथ टैक्सेबल होगा, छोटी कार के लिए 2,400 रुपए पर मंथ टैक्सेबल होगा। बड़ी कार छोटी कार का कैसे पता चलेगा, अगर 1600 सीसी तक कार है तो छोटी कार मानी जाएगी, 1600 सीसी यानी कि 1.6 लीटर से ज्यादा है तो बड़ी कार मानी जाएगी, और उस केस में 2400 लिया जाएगा पर मंथ। इस 1800 और 2400 की लिमिट में ड्राइवर का अमाउंट नहीं है। अगर इस कार के साथ साथ जिसका इस्तेमाल ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पस के लिए हो रहा है ड्राइवर भी दिया गया है, तो ड्राइवर की इस लिमिट में 1800 और 2400 पर मंथ की लिमिट में 900 पर मंथ ड्राइवर के नाम से अलग से जुड़े जाएंगे। बट यही कार अगर एम्प्लॉयर की है, ऑफिशियल पर्सनल दोनों पर्पस के लिए यूज हुई है, बट उसमें रनिंग और मेंटेनेंस के खर्चे जो है वो एम्प्लॉय खुद करता है, यानी कि पेट्रोल और जो भी रिपेयर वेपेयर है वो एम्प्लॉय करवाता है, तो फिर ये 1800 और 2400 की जगह जो लिमिट है वो 600 और 900 की, जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा हो। यही कार अगर एम्प्लॉय की हो और ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया है, टैक्सेबल वैल्यू नील, पर्सनल पर्पस के लिए यूज की जाए तो जितना भी पैसा खर्च एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के पर्सनल पर्पस पर हुआ है वो आएगा। इसमें डेप्रिसिएशन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि कार एम्प्लॉय की है। इसमें क्या क्या आ सकता है, मेंटेनेंस आ सकता है, पेट्रोल यानी कि रनिंग एक्सपेंस आ सकता है, और ड्राइवर अगर कोई दिया है तो तीनों को जोड़ देंगे, ये खर्चा आ जाएगा। बट अगर ये कार दोनों पर्पस के लिए यूज हुई है, कार याद रहे एम्प्लॉय की है, दोनों पर्पस के लिए यूज हुई है, और तो एम्प्लॉयर क्या क्या खर्च कर सकता है। देखिए डेप्रिसिएशन तो होगी नहीं क्योंकि वो तो कार एम्प्लॉय की है, डेप्रिसिएशन तो तब अराइज होती है एम्प्लॉयर के द्वारा जब एम्प्लॉयर की कार हो। इसमें क्या क्या खर्च कर सकता है, रनिंग एक्सपेंस कर सकता है, मेंटेनेंस कर सकता है, पेट्रोल कर सकता है। तो जितना पैसा एम्प्लॉयर का खर्च हुआ है उसमें से वो हटा दो जो ऑफिशियल पर्पस के लिए है, क्योंकि ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर कार यूज हुई है तो एम्प्लॉय की कोई इनकम नहीं हो रही। सर वो कितना हटाएं, तो गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया कि उसमें 1800 रुपए पर मंथ आप हटा दो। मतलब मान लीजिए एक कार एम्प्लॉय की है और उसका इस्तेमाल ऑफिशियल पर्सनल पर्पस दोनों के लिए हो रहा है, और एम्प्लॉयर खर्च करता है, पेट्रोल एम्प्लॉयर डलवाता है, मेंटेनेंस एम्प्लॉयर डलवाता है और ड्राइवर भी, और तीनों पे मिला के 1.5 लाख रुपए खर्च होता है। तो 1800 रुपए पर मंथ तो हो गया रनिंग और मेंटेनेंस का, 900 हो गया इसमें ड्राइवर का, 2700 रुपए पर मंथ माइनस कर दो 1 लाख रुपए में 2700 रुपए पर मंथ। अगर छोटी कार है, बड़ी कार है तो 2400 प्लस 900 3300 माइनस कर दो। बट ड्राइवर ये एम्प्लॉय ये क्लेम करता है नहीं सर ज्यादा खर्च ऑफिशियल पर्पस के लिए हुआ है, और एम्प्लॉयर उसको सर्टिफाई कर देता है, तो फिर ये 1800 या 2400 प्लस 900 की जो लिमिट है उसको बढ़ाया जा सकता है और फिर वो अमाउंट माइनस किया जाएगा। बट कार अगर एम्प्लॉय की हो, रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसिव एम्प्लॉय कर रहा है तो फिर कोई परक्यूजिट नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने डैश डाल रखा है, आप देख सकते हैं। टेलीफोन फैसिलिटी पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। टेलीफोन फैसिलिटी, टेलीफोन अलाउंस में पता कैसे चलेगा, अगर
बिल्स इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयर है तो वो फैसिलिटी है, इंटरनेट टेलीफोन फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है। अगर बिल्स इन द नेम ऑफ एम्प्लॉई है तो फिर वो रिइंबर्समेंट या अलावेंस कहलाएगा, वो पूरी तरीके से टैक्सेबल है। सुपर एनुएशन फंड, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के सुपर एनुएशन फंड में, अलग अलग तरह के एम्प्लॉय वेलफेयर फंड होते हैं, उसमें पैसा डलवाता है तो 1.5 लाख रुपए पर एनम तक एग्जेम्प्ट है, उससे ज्यादा टैक्सेबल होगा। अगर ये पैसा रिटायरमेंट पर एम्प्लॉय निकालता है, डेथ पर निकालता है या आफ्टर स्पेसिफिक एज, स्पेसिफिक पीरियड के बाद निकालता है तो भी एग्जेम्प्ट है ये पैसा। ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी? जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन थी वो टैक्सेबल वैल्यू होगी, और अगर इसमें से कोई पैसा अमाउंट रिकवर कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से तो वो माइनस किया जाएगा। मगर इसकी टैक्सेबिलिटी अराइज तब होती है जब ईसॉप के शेयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अलॉट करता है। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को शेयर्स अलॉट कर रहा है तो वो टैक्सेबिलिटी होगी उसकी, मतलब उसमें टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी। मतलब मान लीजिए 25 मार्च को उसने कहा लाओ भाई मुझसे आपने वादा किया था कि 1000 शेयर 3 साल जॉब करने के बाद दोगे, मगर उसको 5 अप्रैल को शेयर अलॉट किए गए 10 दिन बाद। आपको तो देखने में लग रहा है 10 दिन, बट ईयर चेंज हो गया। 25 मार्च अलग ईयर में आएगा, 5 अप्रैल अलग फाइनेंशियल ईयर में आएगा। तो जो एफएमवी ली जाएगी वो तो 25 मार्च वाली डेट की ली जाएगी, बट टैक्सेबिलिटी उस ईयर में होगी जब आपको शेयर्स अलॉट किए गए। अगर सर उस दिन मार्केट बंद हो, जिस दिन इसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया था, तो जो जिस दिन मार्केट खुली थी वो लेना है, जिस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उसका प्राइस लेना है। पूरे दिन में 10 बार स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर के दाम बदलते हैं, स्टॉक के दाम बदलते हैं, तो जिस पर क्लोजिंग बेल लगी है वो लेना है। अगर एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर लिस्टेड है तो जिस स्टॉक एक्सचेंज ने उस दिन टर्नओवर ज्यादा थी उस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर प्राइस लेना है। ठीक है, इसके बाद आता है जी रेंट फ्री एकोमोडेशन, जिसमें एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को घर प्रोवाइड करता है। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लाइसेंस फीस लेना है। अगर ये अदर एम्प्लॉय है तो बेटे ये देखना है कि वो घर जो दिया गया है एम्प्लॉय को वो एम्प्लॉयर का अपना है या किराए पर लेकर दिया है। अगर किराए पर लेकर दिया है तो सैलरी का 15% और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द लैंडलॉर्ड ऑफ द हाउस विच एवर इज लोअर, ये लिया जाएगा। यहाँ पे सैलरी का मीनिंग है बेसिक सैलरी, सबसे बड़ा मीनिंग है यहाँ पर बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस परसेंटेज वाली कमीशन हो या बिना परसेंटेज वाली हो, फिक्स अमाउंट वाली हो, सब आएगी, बोनस आएगा, सब कुछ आएगा। टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंस आएंगे। अगर ये 2 जगह जॉब करता है तो दूसरे एम्प्लॉयर से जितना भी मॉनेटरी टर्म्स में इसको पेमेंट हुई है वो सब भी आएगा, वो सब भी आएगा। बस यहाँ क्या नहीं आएगा? परक्यूजिट नहीं आएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं आएगा। ठीक है, ये सब चीजें नहीं आएंगी, मगर कैश में जो इसको मिल रहा है एम्प्लॉयर से वो सब आएगा, क्योंकि यहाँ कैपेबिलिटी ऑफ पेइंग रेंट देखते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये एम्प्लॉयर का अपना घर है तो फिर देखेंगे जिस शहर में घर है सिचुएटेड लोकेटेड वहां की जनसंख्या क्या है एज पर लास्ट सेंसस 2011 में हुई थी, उसकी जनसंख्या देखेंगे। ठीक है, अभी 2021 में दोबारा सेंसस हो जाएगी तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे। जो बड़े बड़े शहर हैं जिनकी जनसंख्या 25 लाख से ज्यादा है वहां पर सैलरी का 15% टैक्सेबल वैल्यू होगी। जिसकी जनसंख्या पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के बीच में, वहां पर आप सैलरी का 10% लेंगे, और जहां पर पॉपुलेशन 10% से कम है वहां पर आप सैलरी का 7.5% लेंगे। बट यही एकोमोडेशन अगर होटल में प्रोवाइड की जाए तो जो होटल के टैरिफ हैं वो और सैलरी का 24% विच एवर इज लोअर टैक्सेबल होगा। होटल में एकोमोडेशन एक केस में एग्जेम्प्ट हो सकती है जब ये ट्रांसफर, अगर एक एम्प्लॉय का दूसरे शहर में ट्रांसफर हुआ है उसको होटल में एकोमोडेट किया जाए और 15 डेज के लिए एकोमोडेशन हो तो फिर होटल की एकोमोडेशन एग्जेम्प्ट है। मेडिकल परक्यूजिट, 5 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पर मेडिकल परक्यूजिट दिया जाए अगर एम्प्लॉय या उसके किसी फैमिली मेंबर को, फैमिली मेंबर में स्पाउस और चिल्ड्रन, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों आएंगे, पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर डिपेंडेंट वाले आएंगे। 5 हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, एम्प्लॉय के जो स्टेट इंश्योरेंस वाले हॉस्पिटल होते हैं, लोकल अथॉरिटी वाले हॉस्पिटल होते हैं, स्पेसिफाइड डिसीज वाले हॉस्पिटल होते हैं, और आपका क्या बोलते हैं स्पेसिफाइड डिसीज वाले हॉस्पिटल होते हैं, और जो अप्रूव्ड हॉस्पिटल होते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, लोकल अथॉरिटी का हॉस्पिटल, अप्रूव्ड हॉस्पिटल फॉर स्पेसिफाइड डिसीज और ईएसआई, ये 5 हॉस्पिटल हैं। इसमें कितने मर्जी का इलाज हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस या एक्सीडेंट इंश्योरेंस एम्प्लॉय या उसकी फैमिली का एम्प्लॉयर पे करे, पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा किसी क्लिनिक में, किसी लैब में, किसी हॉस्पिटल में, किसी नर्सिंग होम में इलाज कराए तो जितना पैसा खर्च होगा वो सब टैक्सेबल है। अगर सर इन्हीं 5 हॉस्पिटल में इलाज कराए बट वो फैमिली मेंबर ना हो, जैसे अंकल हो, आंटी हो, नेफ्यू हो, कोई और हो, या डिपेंडेंट भाई ना हो, इंडिपेंडेंट ब्रदर हो, इंडिपेंडेंट सिस्टर, उनका इलाज हो, फिर एम्प्लॉयर का जितना भी पैसा एम्प्लॉय के उस रिश्तेदार पर खर्च होगा वो पूरी तरीके से टैक्सेबल होगा। अगर इंडिया के बाहर इलाज होता है, आउटसाइड इंडिया होता है, तो बेटे याद रखना ट्रेवलिंग एक्सपेंस के लिए तो ये देखा जाता है
कि इसकी जो वैल्यू ऑफ टिकट है वो टैक्सेबल होगा अगर इसकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा है, और अगर ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए से कम या 2 लाख रुपए के बराबर है तो वैल्यू ऑफ टिकट टैक्सेबल नहीं होगी। इसके अलावा वहां जो स्टे करने के एक्सपेंस हैं और वहां पे जो ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस हैं, जितना आरबीआई ने परमिशन दिया है कि इतने रुपए तक खर्च होगा तो ठीक है, उतने रुपए तक एग्जिम्ट है, उसके ऊपर अगर पैसा खर्च होता है तो टैक्सेबल है। उसके बाद हम आते हैं लास्ट परक्यूजिट है लीव ट्रेवल कंसेशन। लीव ट्रेवल कंसेशन का मतलब है एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉय को मिलता है, घूमने के लिए इंडिया में कहीं पर भी भेजता है। एक साल का चार साल का एक ब्लॉक होता है, 4 साल के एक ब्लॉक में आप 2 एग्जामेशन ले सकते हैं। अगर 2 नहीं ले पाए तो एक एग्जामेशन को आप अगले ब्लॉक में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट अगले ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में आपको वो एग्जामेशन क्लेम करनी पड़ेगी। दूसरा है ये फैमिली मेंबर्स के लिए मिलेगी। फैमिली मेंबर्स में स्पाउस, बच्चे 2 ही आएंगे, भाई बहन और माँ बाप डिपेंडेंट वाले आएंगे। 2 जो बच्चों की बात है उसमें अगर 1 अक्टूबर 98 से पहले बच्चे पैदा हुए हैं तो लिमिट नहीं है, फिर 2 बच्चों की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट 1 अक्टूबर 98 के बाद अगर बच्चे पैदा हुए हैं तो 2 बच्चों से ज्यादा की एग्जामेशन नहीं मिलेगी। तीसरा बच्चा फुली टैक्सेबल होगा। तीसरे बच्चे के लिए वो ट्विंस वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिडक्शन की। देखिए डिडक्शन के अंदर 3 तरह की डिडक्शन है। पहले हम बात करते हैं प्रोफेशनल टैक्स की। देखिए प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर पे करे एम्प्लॉय के बिहाफ पर तो पहले वो सैलरी में ऐड होगा, ठीक है, सैलरी में ऐड होगा, आपकी ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा। जैसे बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, कमीशन लिखा जाता है, वैसे ही प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय ऐड होगा। बट डिडक्शन जो है वो दोनों केसेस में मिलेगी, चाहे एम्प्लॉयर पे करे एम्प्लॉय, माइनस दोनों केसेस में करना है ये। दूसरी बात, एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर किसी एम्प्लॉय को मिला है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। आप चाहे कैसे भी एम्प्लॉय है, पहले आपकी सैलरी में ऐड होगा। डिडक्शन सिर्फ एक ही प्रकार के एम्प्लॉय को मिलेगी, वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और वो भी कितनी मिलेगी, अमाउंट रिसीव, बेसिक सैलरी का 20% और 5,000 रुपए पर एनम। तीनों में जो लीस्ट होगा वो एग्जेम्पशन मिलेगी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, टैक्सेबल सबके लिए। तीसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन मैक्सिमम लिमिट 50,000 है। ग्रॉस सैलरी से ज्यादा ये ग्रॉस सैलरी और 50,000 दोनों में जो मिनिमम होगा उसकी एग्जेम्पशन आपको मिलेगी, और ये हर प्रकार के एम्प्लॉय को मिलती है। इसके बाद मैं आपको एक लास्ट बात बताता हूं। अगर एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पर इनकम टैक्स पे किया है तो इनकम टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की इनकम में यानी कि सैलरी में ऐड होगा। बट यही इनकम टैक्स सिर्फ परक्यूजिट के लिए पे किया गया है तो ये टैक्सेबल नहीं है, और एम्प्लॉयर को पीजीबीपी हेड में इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। और तीसरा, अगर एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पर प्रोफेशनल टैक्स पे किया है तो एम्प्लॉय के लिए फुल्ली टैक्सेबल है। और दूसरी बात, एम्प्लॉय की ये सैलरी में ऐड होगा और डिडक्शन भी मिलेगी। उसके बाद है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन 15 ये कहता है कि सैलरी ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर पर टैक्सेबल होती है। जनरली 12 महीने की सैलरी हम लेते हैं, बट 2 केसेस ऐसे हैं जहां 11 महीने या 13 महीने की सैलरी ली जा सकती है। 13 महीने की सैलरी कब ली जा सकती है, जब सैलरी ड्यू हो रही थी अगले महीने के फर्स्ट को और रिसीव भी अगले महीने में हो रही थी, बट ड्यूरिंग द ईयर ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। तो अगर ऐसा होता है तो 13 महीने आएंगे। और अगर सैलरी ड्यू हो रही थी करंट मंथ में और रिसीव हो रही थी नेक्स्ट मंथ में, मगर फिर ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, करंट मंथ से ड्यू भी अगले महीने पे करने लगे, तो फिर 11 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी उस केस में। रिलीफ तब मिलता है जब एरियार्स हो। एरियार्स के केस में रिलीफ लेने के लिए, या एडवांस सैलरी वॉलंटरी रिटायरमेंट वाली मैं कह रहा हूं, उसमें आपको 3 स्टेप में रिलीफ की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। स्टेप 1 में ए और बी 2 पार्ट है, स्टेप 2 में ए और बी 2 पार्ट है। स्टेप 1 के ए पार्ट में आप ये करेंगे कि जितना एरियार्स मिला है और जो करंट ईयर की सैलरी है उनको दोनों को जोड़ के पहले आप टैक्स निकाल दीजिए। फिर आप सिर्फ जो करंट ईयर की सैलरी है एक्सक्लूडिंग एरियार उस पर टैक्स निकालिए। जो डिफरेंस आएगा टैक्स का वो आप कहेंगे ये एक्स्ट्रा टैक्स हमसे गवर्नमेंट ले रही है। फिर आप क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर ए पार्ट में जिस जिस ईयर का एरियार्स मिला है उस ईयर की अलग अलग कैलकुलेशन करिए आप टैक्स की एरियर्स जोड़कर, और फिर क्या करिए उसके बाद बी पार्ट में एरियर्स हटाकर कैलकुलेशन करिए, ठीक है, अलग अलग ईयर की, और फिर देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है। यानी कि फर्स्ट पार्ट में, इसको मैं बड़े शॉर्ट में बता रहा हूं, फर्स्ट पार्ट में आप ये निकालिए कि कितना टैक्स आपका एक्स्ट्रा है, और सेकंड पार्ट में ये निकालिए कितना शॉर्ट है, ताकि आपको रिलीफ की अलाउ किया जा सके, रिलीफ अलाउ किया जा। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है रिवीजन में। ये मैंने मेन क्लास में भी एग्जाम्पल कराया था। जैसे एग्जाम्पल 6 है, ये 17, 18, 89 में इसको 5 लाख रुपीस की सैलरी मिली, बट 1920 में क्या हुआ, ये 5 लाख रुपए की सैलरी को 2 लाख रुपए से बढ़ा दिया गया, मतलब 4 लाख रुपए का एरियर्स डायरेक्ट इसमें मिल गया। और जो इसकी 1920 की सैलरी 5 लाख रुपीस थी उसको भी 2 लाख बढ़ा दिया, यानी कि 1920 की सैलरी तो 7 लाख रुपीस मिल गई इसको। और साथ में
इसको क्या किया इन्होंने, 4 लाख रुपए पिछले 2 साल के भी जो रुके हुए थे वो दे दिए। एरियर्स उसी को कहते हैं जो ना पहले कभी ड्यू हुआ ना रिसीव हुआ हो। तो इसको 11 लाख रुपए मिल गए। अब इसका एम्प्लॉय का ये कहना है कि जो मुझे एक साथ इतना सारा रुपया मिला है, ऐसा होने से मेरी टैक्सेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो गई है, टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा हो गई है। गवर्नमेंट का ठीक है, जितना आपको लग रहा है हमारे एक रूल बना देते हैं हम, जिसको हम रिलीफ कहेंगे अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1, और उसमें जितना एक्स्ट्रा निकलेगा वो आपको छोड़ देंगे, बाकी आप टैक्स दे देना। हमने क्या किया, सबसे पहले 11 लाख रुपए पे टैक्स निकाला बेटे, वो निकला 1,42,500। ठीक है, 11 लाख रुपए पर इंक्लूडिंग एरियर। फिर क्या करेंगे, फिर हम इस 7 लाख रुपए पर एक्सक्लूडिंग एरियर्स टैक्स निकालेंगे, और वो हमने निकाला 52,500। यानी कि अगर एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसको एरियर्स की वजह से, इस 4 लाख रुपए की वजह से 90,000 टैक्स देना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर ये 4 लाख रुपए तुम्हें समय पे मिलते, 2 लाख यहाँ मिलते, तो भी तो कोई टैक्स देना पड़ता। उसने कहा हाँ देना पड़ता। उन्होंने कहा ठीक है, स्टेप 2 में निकाल लेते हैं। 7 लाख रुपए पर 7 लाख रुपए पर इन्होंने टैक्स निकाला 52,500, यानी कि इसको समय पर भी 1,05,000 रुपए का टोटल टैक्स देना पड़ता। तो उसने कहा ना 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 ना, 5-5 लाख पर तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं कितना तुम दे चुके हो। तो इन्होंने फिर से टैक्स ऑन सैलरी निकाला एक्सक्लूडिंग एरियर्स। 5 लाख रुपए पर टैक्स निकाला नील, और 12,500। यहां पर इसको रिबेट मिल गई। एक रिबेट होती है अंडर सेक्शन 87A, जो सरचार्ज के समय पढ़ाई जाती है स्लैब रेट के साथ। ये 17-18 में इसके लिए रूल ये था, अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम, रेसिडेंट इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपीज या उससे कम है, तो जितना टैक्स बनता है वो, और 5,000 विच एवर इज लोअर की रिबेट मिलती है। तो इसको यहाँ 5,000 की रिबेट मिल गई। बट जब 18-19 आया तो ये क्राइटेरिया 5 लाख की जगह 3.5 लाख पर देखा जाने लगा, इसलिए यहाँ पर रिबेट नहीं मिली है। और इसका टैक्स, इसका हम मान लेते हैं यहाँ पर इसने 7,500 और यहाँ पर 12,500, यानी कि इसने समय पर 20,000 रुपए का टैक्स दिया होगा। ये सारी कैलकुलेशन हम एजुकेशन सेस से अलग देख रहे हैं, यानी कि इसने समय पर 20,000 रुपए का टैक्स दे दिया होगा। बनता था इसका 1,05,000, यानी कि गवर्नमेंट कह रही है अभी भी 85,000 की तो शॉर्टेज है। उसने कहा 90 की तो नहीं है ना, आप तो मुझसे 90 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, स्टेप 1 में आया था। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, स्टेप 1 के अकॉर्डिंग आपके हिसाब से एक्स्ट्रा टैक्स आ रहा है 90, और आपने शॉर्ट पेमेंट की है 85,000 की। अगर समय पे भी आप मिलता है तो आपको 85,000 तो उसके हिसाब से भी बन रहे हैं आपके। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, जो 5,000 एक्स्ट्रा बन रहा है वो हम आपको रिलीफ दे देंगे अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1, और फिर उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी ऐसे कंप्यूट होगी। 11 लाख पर टैक्स निकाला स्लैब रेट के हिसाब से, यहाँ से ये रिलीफ माइनस कर दी, 5,000 की जो रिलीफ यहाँ पर आई है, बाकी बैलेंस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाकर इससे टैक्स ले लिया जाएगा। ये हमारा रिवीजन था, जो हमने कोशिश की है कि विद इन 15 मिनट हो जाए। इनकम अंडर द हेड सैलरी के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखिएगा। 7 चीजों को हम टोटल करते हैं, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, परक्यूजिट अलाउंस। इन 7 चीजों को टोटल करके ग्रॉस सैलरी आता है, जिसमें से एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन तभी मिलती है जब आपने एक्चुअल में उसकी पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने या आपके बिहाफ पर एम्प्लॉयर ने की हो, और स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलती है। तब आता है इनकम अंडर द हेड सैलरी। उसके बाद सैलरी का क्या होता है वो अलग चैप्टर्स का प्रोविजन है। इसमें टोटल जो हमने क्लास में किए 21 कॉन्सेप्ट हैं। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो था वो परक्यूजिट था, जिसके अंदर एक ही कॉन्सेप्ट में हमने टोटल 16 पॉइंट पढ़े। ये आपके टिप्स पे होना चाहिए सब कुछ, तो आपसे कवरेज हो जाएगी। अगली वीडियो में हम, जो कि हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, उसमें हम आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।